कोई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, यू कैन email us or text your questions. हम वो आपको उनके जो क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट से लेके हम आपको आफ्टर द इवेंट भी हम दे देंगे. So thank you everyone for joining. Without further ado, just start the presentation. जी अस्सलाम एवरीबॉडी. आई होप के आप लोगों को आवाज आ रही होगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड मी. एंड थोड़े कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं यार, हमारे इन पे भी हैं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि हम उसको कर लेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तहा को कहूँगा सेशन लगा दो पहले प्लीज, एंड यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशन, देन वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर सेशंस. तहा, ओवर टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू फैजान. वो स्क्रीन शेयरिंग राइट्स देना, एक्सटेंड कर देना. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Faizan, please share the screen sharing rights. I have actually. No, I have it. Okay, thank you. Yes, everyone. Good evening. So, okay, we begin with the fourth quarter results for the FY21. These are the few highlights. I'm sure all of you have already gone through it in our analyst briefing held in the third quarter of the FY21. So just quickly go through it for a recap, क्योंकि बहुत सारे नए भी ज्वाइन किए और जो भी डिफरेंसेस चेंजेस होंगे पर्टिकुलरली इन फोर्थ क्वार्टर उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर देंगे. तो पहले जो है वो डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट का मतलब अगर हम एक्सचेंज रेट देखें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY21, तो इट dropped from the highest of 167 till 153 in the fourth quarter of the starting on the back of the positive आपकी जो current account balances था लेकिन but the end of the fourth quarter मतलब particularly June 21 के अंदर it stand again started rising to 157 158 because of the higher import bills owing to the rise in petroleum. और आज अगर हम देखें exchange rate तो हमारा दोबारा ये 160 तो ट्रेजेक्टरी तो exchange कि दूसरे पॉइंट में देखें जैसे डिक्लाइन एंड स्टेबिलिटी इन काइबोर. तो काइबोर का भी यही है कि जो लास्ट क्वार्टर 20 स्टेट बैंक टू द इनिशिएटिव बाय रिड्यूसिंग द काइबोर टू 7% टू सपोर्ट द इकोनॉमी रेट और थ्रू द ईयर इन FY21 रखा है 7% के ऊपर. लास्ट क्वार्टर FY21 में देयर वाज अ चांसेस कि काइबोर जो है वो बढ़ जाएगा फ्रॉम 7 टू मतलब 50 बिट्स टू 100 बिट्स बिकॉज ऑफ द राइज इन इन्फ्लेशन जो कि अप्रैल 2021 के अंदर डबल डिजिट 10% 11% पे. But because of the third and fourth wave of COVID-19, State Bank has kept its time control करेंगे inflation को going forward. Third पे there was a deferment of loans जो कि ये भी again initiative State Bank का जो कि COVID के days में आया था. We have availed the deferment for both short term and long term. Short term we have paid to all maturity in January 21 approx 7.7 billion, whereas the long term जो है उसमें से अप्रॉक्स 630 मिलियन वी हैव पेड इन जून 21 और रिमेनिंग जो है अपनी एक्सपेक्टेड मैच्योरिटीज पे पे होंगी. फोर्थ पॉइंट इज द इंक्रीज इन इंटरनेशनल स्क्रैप प्राइसेस. तो स्क्रैप प्राइसेस का हम ट्रेंड देखें तो पर्टिकुलरली सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल 21 बहुत ही वोलेटाइल रही है. अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो लास्ट ईयर का FY20 की स्क्रैप प्राइसेस का एवरेज था $305 CNF पर टन, वेयर एज 21 का बना है वो $370 CNF पर टन बना है. If we break it further for the FY21, the first half के अंदर the scrap prices were $296 CNF per ton, whereas the second half of the financial year है उसमें prices were $434 per ton. अगर मैं second half को break कर दूँ third और fourth quarter के अंदर, तो third quarter के अंदर CNF was $400 per ton, whereas fourth quarter के अंदर it went up to $460 on average per ton. तो जो fourth quarter में आपको थोड़ा cheapy tips नजर आ रहा होगा, I'm sure you guys have already gone through it. From third quarter, it is because of the consumption of most expensive scrap in a year. स्क्रैप प्राइसेस का जो रीजन है, जो स्क्रैप प्राइसेस की सबको ये पता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिज्यूम हुई है, जो ग्लोबल स्टील डिमांड है उसकी वजह से जो सप्लाई जो अपनी जगह पे है, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, and because of the freight charges which have increased manifold because of the container shortage and due to the increase in trade activities.
फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम देखें और फिफ्थ और सिक्स को हम कंबाइन करके पढ़ें तो इंक्रीज डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पैकेज हाउसिंग लोन्स। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस सेंटीमेंट का कॉन्फिडेंस देखें व्हेन कंपेयर्ड विद FY 19 या 20 जहाँ पर ट्विन डेफिसिट का और कोविड-19 वजह से जो एक आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड थी, 21 वाज टोटली ऑपोजिट जहाँ डिमांड काफी बेहतर थी बिकॉज ऑफ द रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन पैकेज जो अनाउंस हुआ है, फिर टैक्स एमनेस्टी हो गई, फिर आपके हाउसिंग लोन जो रिड्यूस हाउसिंग लोन्स हो गए, फिर रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स टू डिसबर्स, फिर आपके जो इंक्रीज PSDB स्पेंड है अप टू 650 बिलियन रुपीस, फिर रिजम्पशन ऑफ मेगा डैम्स और हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो डिमांड प्रोस्पेक्ट काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फिर आपको एक पॉइंट जो नजर आएगा, चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी। तो ड्यूरिंग द ईयर वी हैव चेंज आवर डेप्रिसिएशन एस्टिमेट्स बाय कंपेयरिंग इट विद द कॉम्पिटिटर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसके अंदर फिर हमने वैल्यूएटर से भी कराए, हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराए, हमने मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन भी दी है एंड ऑडिटर्स हैव ऑलरेडी वेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर हमें अप्रॉक्स हमारी कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट रिड्यूस हुई है बाय 325 मिलियन एज कंपेयर टू FY 20, मतलब फ्रॉम 850 मिलियन came down to 550 million। बाकी दूसरा हमने चेंज किया है, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की है हमने स्क्रैप स्टॉक, जो स्टील स्क्रैप होता है, फ्रॉम FIFO टू मूविंग एवरेज, ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए हम तक इस पर हमारे जो हमारे बिलेट्स हैं और रिबार्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द एंड गोइंग फॉरवर्ड। फिर कस्टम वेरिएशन चेंज फ्रॉम 301 टू 360। अच्छा, ये भी एक FY 21 के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द FY 21 तो वैल्यूएशन रूलिंग चेंज हो गई थी फ्रॉम 360 टू 301। तो इसका एक फर्स्ट हाफ में हमें काफी बेनिफिट मिला अगर हम कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग हाफ से। जैसे कि लास्ट ईयर जो एवरेज थी वो 305 की थी बट द ड्यूटीज वर वैल्यू 360, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में हमारी एवरेज CNF थी वो 260 और 301 वो हायर। तो ड्यूटीज के टर्म में तो फर्स्ट हाफ में हो गई। फिर दिसंबर से वैसे स्क्रैप प्राइसेस बनना शुरू हो गई थी, तो ये रेमेंट हो गया था बिकॉज फॉर्मूला जो था हायर ऑफ का होता है। फिर मार्च के अंदर जो दोबारा चेंज हो गई थी फ्रॉम फिक्स रेट टू वेरिएबल। तो जो रेफरेंस प्राइस बन गई थी वो लंदन मेटल बुलेटिन की बन गई थी कि जो कस्टमर अथॉरिटीज वाले एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज वो रेफर करेंगे LMB को, लंदन मेटल बुलेटिन में जो भी प्राइस ऑफ आ रही होगी एट द टाइम ऑफ LC ओपनिंग उस पर ड्यूटी वैल्यू होंगी। फिर अगेन देयर इज अ इकोनॉमिक्स जो कि पॉजिटिव हमारे रहे, जो करंट अकाउंट बैलेंस है थ्रू आउट द ईयर टिल ऐसे May 21 तो सरप्लस के अंदर था, but June 21 के अंदर it went into negative by 1.9 because of the import bills, जिसकी वजह से हम एक्सचेंज रेट की प्रेशर काफी है। बाकी थ्रू आपके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो भी काफी हाई रहे हैं। हम देखें तो 4 ईयर्स हाई हैं। लास्ट जो ये 24 बिलियन का मार्क टच हुआ था आई गेस 2016 में टच हुआ था। तो लेकिन इस साल जो IMF की आई और जो 2.5 बिलियन यूरो बॉन्ड इशू किए तो रिजर्व भी हमारी पोजीशन अच्छा है। एक वाइज जो रोशन डेटेड अकाउंट है उसके अंदर भी जो फ्लोज आ रहे हैं काफी अच्छे हैं, they have crossed the mark of $1.5 billion। The last point is the electricity cost, fixed fuel charge adjustment and discount। तो electricity again being the second higher cost। तो जैसे FY 20 में KE के जो रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज आए थे फॉर ISP विड्रॉवल और FCA के आए थे, तो लास्ट टाइम जून FY 20 में था, दैट वाज फ्रॉम जुलाई 16। इस साल का ट्रेंड क्या रहा है कि सितंबर के अंदर एक रेट हाइक आया 2.89 किलोवाट का। फिर दिसंबर के अंदर इंसेंटिव स्कीम आ गई थी वेयर बाय उन्होंने जो इंक्रीमेंटल यूनिट्स के ऊपर डिस्काउंट किया था और ऑफ पीक यूनिट्स की रेट को इक्वलाइज कर दिया था। फिर हाइक आया था 1.95 किलोवाट उसका आया था। फिर मार्च के अंदर के इलेक्ट्रिक ने चार्जेस फ्रॉम जुलाई 19 टिल जनवरी 21। उसके बाद से के प्रैक्टिस के वो हर महीने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है और प्रपोज भी कर देता है नेप्रा अप्रूवल। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर FCA चार्जेस जो जुलाई 19 से लेके अब टिल May 21 KE ने प्रपोज किए थे वो हमारे केस में बनती थी वर्किंग 138 मिलियन, बट नेपरा हैज अप्रूव जो अप्रूव किया नेपरा ने वो बनता है 90 आउट ऑफ 95 मिलियन 73 million we have provided up till third quarter और 21 million we have provided in the second quarter। तो May 20 हमने अपने बुक्स में किया हुआ है फॉर FCA। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 को देखें so we have recorded a sales revenue of 30 million which is up by 48% when compared to FY 20। Profit margin we have reported 4.5 billion and operating profit of 3 billion।
and then, we have reported a net profit after tax of 1.3 billion, which is again from the loss of 1.2 billion to a profit of 1.3 billion. And from a loss per share, we have reported an earning per share of 4.61 rupees per share. And overall prime rebars, we have 362,949 tons, which was 33% volume when compared with the FY20. ये प्राइम बार्स है? जी सर, प्राइम बार्स, ओनली बार्स. ओके, प्राइम बार्स. तो हम मार्जिन्स को अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस 21 वर्सेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ हमारा 6.83% से 11.58%. लास्ट ईयर वी ऑल नो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, रिएक्शन ऑफ इकोनॉमी और कोविड-19, जिसकी वजह से इकोनॉमी बड़ी डिप्रेस थी, डिमांड बड़ी डिप्रेस थी, एंड द पास थ्रू एबिलिटी वाज वेरी लो. सच डिमांड है बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन डिमांड इन द रिजम्पशन ऑफ वर्क. तो हम जीपी मार्जिन हमारे इंप्रूव हुए हैं 11.58 बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 5% बढ़ के 59% है इस साल. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो इंप्रूव है 1.34% से 7.73%. अगेन इंप्रूवमेंट इन जीपी एंड दी, अगर हम वर्टिकल एनालिसिस करें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन कॉस्ट का, तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दे हैव रिड्यूस्ड एज व्हेन कंपेयर्ड विद FY20. नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम अ नेट लॉस मार्जिन ऑफ 4.68%, हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 3.49%. Again, because of the higher operating profit margin and the reduction substantially because of the reduced KIBOR from 13.35% to, I guess, interest rate 0.35%. From a loss per share of 4.18 rupee to earning per share of 4.61. तो ये तो ईयर ऑन ईयर हो गया. अगर हम क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर कंपेयर करें, क्योंकि हम जो थर्ड क्वार्टर तक हमने सारी एनालिसिस ब्रीफिंग की है, तो ज़्यादा फोकस हमारा फोर्थ क्वार्टर वर्सेस थर्ड क्वार्टर के ऊपर ही है. तो थर्ड क्वार्टर वर्सेस फोर्थ क्वार्टर देखें तो हमारे थर्ड जीपी जो है ड्रॉप हुआ है इन फोर्थ क्वार्टर फ्रॉम 13.91% to 10.77%. अगेन इसका रीजन वही है, आई स्पेंड फॉर द कंजप्शन ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव स्क्रैप इन फोर्थ क्वार्टर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा जो है वो ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन जीपी फ्रॉम 9.92% to 7.29%. इन आगे रीजन जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप से भी देख लेंगे. And net profit accordingly and the earnings per share from 1.69 to 1.4 quarter. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपको ईयर ऑन ईयर भी नजर आएगा, जून 21 वर्सेस जून 2020. अच्छा, जून 2020 आप देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेट हो गया क्योंकि हमने जो वैल्यूएशन की है, पॉलिसी चेंज है फ्रॉम FIFO टू मूविंग एवरेज, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है. सो वी हैव रिस्टेटेड आवर अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ 2019 को रिस्टेट किया हमने, 2020 रिस्टेट किया और 21 तो करंट है, और ये फोर्थ क्वार्टर वर्सेस थर्ड क्वार्टर आ रहे हैं. तो जो चेंज ऑफ पॉलिसी का इम्पैक्ट है, अगर मैं आपको ब्रीफली फॉर एक्सप्लेन कर दूं तो 43 मिलियन का कोई इम्पैक्ट है चेंज ऑफ पॉलिसी का, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो कि हमने फोर्थ क्वार्टर में हमने रिकॉर्ड किया. तो फोर्थ क्वार्टर वर्सेस थर्ड क्वार्टर देखें तो डिक्लाइन आपको जीपी नजर आएगा बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव स्क्रैप. 43 मिलियन कहा तुम, 43 मिलियन तुम बॉटम लाइन में कह रहे हो, जीपी लेवल पे? बॉटम जीपी लेवल पे 69 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट लेवल 69 मिलियन, और लेवल पे आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर WPPF इज 43 मिलियन. So the inventory valuation from FIFO to weighted average पे जाने के का इम्पैक्ट आपने बताया कि यहाँ पे क्या है. हाँ, वो हमने फोर्थ क्वार्टर में रिकॉर्ड किया. ओके, ग्रेट. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और इसके एनालिसिस वगैरह वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं. हम आपको बिजनेस की नजर डिस्ट्रीब्यूशन को हम परसेंटेज में देखें तो वो इंक्रीज हुई है और एब्सोल्यूट अमाउंट में इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ जो हमारा नेशनली अवार्ड और एक्लेम्ड हमारा जो कैंपिंग था आपकी तरफ सॉलिड, उसके चार्जेस हैं, प्लस सैलरी का जो हमें बोनस दिया है फोर्थ क्वार्टर की, उसके सैलरी से इंक्रीज है. एडमिन कॉस्ट देखें तो एडमिन कॉस्ट में हमारी परसेंटेज में तो सेम रही है, एब्सोल्यूट अमाउंट में इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द बोनस पेड इन द फोर्थ. ECL का देयर इज रिवर्सल है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. अदर चार्जेस जो हैं वो हमारे डिक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन कंपेयर्ड विद थर्ड क्वार्टर, क्योंकि इसमें WPPF और WF और प्रॉफिट का फंक्शन है. अदर ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 7 मिलियन टू 24 मिलियन. एप्लीकेशन ऑफ ICE 21 है गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि हमारा सब्सिडाइज सैलरी लोन था उस पर अप्लाई होता है. मतलब इसमें जो हमने सैलरी लोन लिया था वो रिड्यूस रेट पे होता है. फॉर इंस्टेंस अगर हमने 2% पे लोन लिए हैं और काइबोर 7% पे, गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड बोलता है कि 7% पूरा फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज करें और 5% जो ग्रांट है ना वो अदर ऑपरेटिंग इनकम में आएगी, तो नेट के अंदर वो 2% ही है. तो ये एप्लीकेशन ऑफ ICE 21 है गवर्नमेंट ग्रांट. फाइनेंस को हमारी क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो काफी डिक्रीज हुई है
उसमें का मेन रीजन तो काइबोर ही है, फ्रॉम 13% to 7%, और क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर जो इंक्रीज नजर आएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इंटरनेशनल स्क्रैप प्राइसेस। स्क्रैप प्राइसेस हम देखें तो हमने जैसे फोर्थ क्वार्टर में देखा 460 पे थी, अगर हम देखें तो स्क्रैप प्राइसेस हमारी जो होंगी 535 पे होंगी, और बंडल स्क्रैप को देखें तो देवर 560। टैक्सेशन को देखें, टैक्सेशन डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिट व्हेन कंपेयर्ड विद थर्ड क्वार्टर। तुम्हारी टैक्सेशन में कहा जस्ट वेरी क्विकली वेरी ब्रीफली कि तुम्हारा जो धाबेजी प्लांट है वो टैक्स फ्री है एंटायरली या 88% है, क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ टेस्ट कर दो। हाँ, वो बेसिकली अच्छा मैं आपको टैक्सेशन का थोड़ा ब्रीफ करूँ। टैक्सेशन ये बेसिकली इसमें इट इज अ सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स होता है। हमारे पास दो रोलिंग मिलते हैं, एक साइड रोलिंग मिल है और एक धाबेजी रोलिंग मिल है। साइड रोलिंग मिल के ऊपर हमारे पास टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है 65E का, विच इज तो हम नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्लाइड्स होगी उसमें हम देखेंगे जो हमारी जो है कि हम मैक्सिमाइज करें धाबेजी रोलिंग मिल को, और शेरशाह रोलिंग मिल साइड रोलिंग मिल उसको मतलब जो हमारी डिफरेंट साइजेस हैं उसके लिए हम चलाएं। तो जो भी हमारा एक टैक्सेबल इनकम आती है, एक कम्पिटिशन ऑफ इनकम आती है, धाबेजी रोलिंग मिल से हम इनकम कमाएंगे उसका 8% मिलेगा, मतलब टैक्सेबल इनकम सिर्फ धाबेजी की जो मेरी इनकम होगी उसका 80% क्रेडिट है, बाकी जो शेरशाह रोलिंग की इनकम है उसका कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक हो गया। कब तक अवेलेबल ये क्रेडिट हमारे पास? मैं ये इसका जो लास्ट ईयर है आई थिंक 1920 2 साल और रहेगा, 2 साल ठीक है, FY23 राइट, FY23 जून ठीक है। लैप्स हो जाएगा। तो मैं एनालिस्ट को अपने तमाम को करूंगा जब आप अपना असेसमेंट किया करें तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा फॉर यू टू नो एग्जैक्टली हम कहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्वार्टर तो हम चीजें डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अगर आप कभी रिव्यू बनाए तो उसमें ध्यान में रखिएगा कि हमारा फोकस धाबेजी है एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हमारी कोशिश ये होगी कि हम 75% ऑफ आवर टारगेट 5% यहाँ बनाए। तो रिमेंबर 7 और 75% जो रेवेन्यू धाबेजी से जनरेट होगा वो 88% टैक्स एग्जेम्प्ट होगा अंडर 65E FY22 एंड FY23। जस्ट वांटेड टू टच। थैंक यू। आगे बढ़ जाएं। जी सर, ये क्वार्टरली गेन है, यहाँ पर मैंने स्टैट लगा दी थी ताकि तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आपको नजर होगा FY21 का। तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर देखें तो हमने जो जीपी रिपोर्ट किया था, जो रिपोर्ट किया 10.9% था, वो सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट हो गया, फिर थर्ड क्वार्टर में इंप्रूव हो गया बिकॉज ऑफ दी जो प्राइसेस आपकी जब इंक्रीज होना शुरू हुई थी तो उसके तहत हमने प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनी वहीं कर ली थी, जो कि स्क्रैप जो हमने बाय किया था एंड ऑफ मार्च और अप्रैल में, प्राइसेस स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम जनवरी लगे थे, बट जून के अंदर आके जब वो स्क्रैप सारा का सारा आया इससे तो जीबी दोबारा नॉर्मलाइज हो गया था अपने लेवल पे। तो 10.77 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट क्वार्टर में हमारा था 1.4%, 3.69% हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, और फाइनेंस कॉस्ट तो 5.76% से रिड्यूस होकर 3.49% आ गई है डिप्रेशन का अबाउट। क्वांटिटी और प्राइस वेरीज एनालिसिस, तो फोर्थ क्वार्टर में हमने जो वॉल्यूम्स मूव किए हैं देयर आर 15,197 टन्स मोर एज कंपेयर्ड टू थर्ड क्वार्टर, वो तकरीबन 5,200 पर टन से बढ़ी हैं। ये से जो है नेट ऑफ जीएसटी, नेट ऑफ सेल्स टैक्स फोर्थ क्वार्टर के अंदर। अगर हम कॉस्ट की साइड देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है मेरी 8 ये वही है कि थर्ड क्वार्टर में जो स्क्रैप था जो कंज्यूम किया वो $413 का था, फोर्थ क्वार्टर में जो कंज्यूम किया दैट वाज $460, the prime reason for the increase in cost। तो ओवरऑल मैं देखूं 16 से मेरा जीपी ड्रॉप है, तो जिसका अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो क्वांटिटी वेरिएंस है 231 बिलियन बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज, और नेगेटिव प्राइस वेरिएंस ऑफ 300 मिलियन। अगर हम जीपी के बाद देखें जो डिफरेंसेस हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी इंक्रीज 69 बिलियन से इंक्रीज हुई थी व्हेन कंपेयर्ड विद थर्ड क्वार्टर। इसका एक खर्चा एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन का और सैलरीज का है मेनली। एडमिन का जैसे बताया कि 30 मिलियन से मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीज हुई है व्हेन कंपेयर्ड विद थर्ड क्वार्टर, इसमें अगेन सैलरीज हैं 40 million from third quarter। ECL का basically there was an effort from our sales team, combined effort from both from finance sales। हमारे जो overdue receivables होते हैं, I mean you say कि जो more than 200 days, more than 300 days जो होते हैं जो overdue receivables
उसमें से हमारी रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है। अगर हम ओवरऑल टर्म्स में देखें तो मेरे नंबर डेज भी 57 डेज से रिड्यूस हो गए 50 डेज पे आ गए बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव लिक्विडिटी पोजीशन, तो जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड जाएंगे तो जो अबव 180 तक जाएंगे उस पर डिफॉल्ट रेट बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा रिकवरी उन टाइम बकेट्स आएगी उतना ही रिकवरी हमारी ज़्यादातर ओल्ड बकेट्स आई है। अदर चार्जेस देखें तो अदर चार्जेस हमारे डिक्रीज हुए 16.9 मिलियन से बिकॉज ऑफ WPPF एंड WWF। जो प्रॉफिट कम हुआ है तो ये भी अकॉर्डिंगली कम हो गया। अदर ऑपरेटिंग इनकम 70 मिलियन से इंक्रीज हुई है। इसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट है मेनली, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एप्लीकेशन ऑफ IAS 21। फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग अगेन ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्क्रैप प्राइसेस एंड द यूटिलाइजेशन। टैक्सेशन का डिक्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो बैलेंस शीट का हम देख सकते हैं, बैलेंस शीट में ये देख लेते हैं जो हमारे बड़े मेजर वेरिएंस हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपको इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 17.6 बिलियन टू 20 बिलियन। इसमें दो मूवमेंट है। एक मूवमेंट, एक तो हमने रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज कराई है, मतलब एज पर IAS 16 वो रिकमेंड करता है कि रिवैल्यूएशन शुड बी कैरीड आउट एवरी 3 ईयर्स। तो लास्ट रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने कर दी लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी की 2018 के अंदर। तो वो 2021 के अंदर तो हमने वो 21 में रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज करी, जिससे 1.8 बिलियन का सरप्लस है। तो आपको नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स नजर आ रहा होगा 1.4 बिलियन, और बाकी एडिशन है इसमें तकरीबन कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1.2 बिलियन का। वो प्राइमरी हमारा जो कंटिन्यूस कास्टर जो हमने एग्जाम की है, फिर सोलर प्लांट 4.2 और तो उसके खर्चे हैं, फिर इन आइटर्स जो हमने लिए फॉर इंडक्शन हीटर उसकी एडवांस पेमेंट्स हैं, और जो हमारे रिकरिंग कैपेक्स होता है हर साल ही होता है, फुल गाइड्स स्लीव्स अप्रॉक्स 250 से 300 मिल होते हैं एवरी। ये वो दूसरा मेजर इंक्रीज आपको नजर आ रहा होगा राइट ऑफ यूज के अंदर आ रहा होगा 72 मिलियन से 100 मिलियन। ये अक्सर यूजर्स पूछते हैं। तो राइट ऑफ यूज जो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है IFRS 16। मतलब ये स्टैंडर्ड का बेसिकली क्या है, जो भी हमारी रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमारा स्टेज होगा मोर देन 4 ईयर्स या 5 ईयर्स होगा, तो वो कहता है उसको प्रोजेक्ट और आप डिस्काउंट करके आप एक एसेट बुक करो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। तो बेसिकली हमने कारसास ऑफिस लिया, अपना सेल्स ऑफिस हमने पूरा क्रिएट किया कारसास के ऊपर रेंटेड प्रॉपर्टी, उसका एसेट हमने यहाँ खड़ा किया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी वो आपको नीचे लायबिलिटी नजर आ रही होगी। स्टॉक इन ट्रेड देखें तो स्टॉक इन ट्रेड हमारा रिड्यूस है 8 बिलियन टू 6 बिलियन। ये बेसिकली थ्रू आउट द ईयर हमने एक बिल्कुल थिन इन्वेंटरीज पे काम किया है ताकि कैश एक्सेस कैश हम वो इन्वेंटरीज पे ना लेके बैठे। तो JIT इन्वेंटरी पे हमने के मॉडल में काम किया था, तो इन्वेंटरीज जो रिड्यूस की जिससे शॉर्ट टर्म बोरिंग थी शुरू के पीरियड में नीचे थी हमारी। और ट्रेड डेट्स देखें तो वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 4.9 बिलियन टू 6.3 बिलियन अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सेल्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेज देखेंगे तो आपको नजर आएंगे 57 डेज से 50 डेज के ऊपर। बाकी टैक्सेशन के अंदर ये भी एक अगर लोगों का रहता है तो 1.2 बिलियन से मेरा जो एडवांस टैक्स है 1.4 बिलियन हुआ है। ये दिस इज एडवांस टैक्स पेड ऑन सेक्शन 148 इंपोर्ट्स के ऊपर। फिर क्वार्टरली टैक्सेस होते हैं 147 के अंदर 233 के अंदर नेट ऑफ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो कि ड्यूरिंग द ईयर हमने रिकॉर्ड की है। अगर हम करंट लायबिलिटीज में देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं वो 5.4 बिलियन से रिड्यूस हो गए 4.8 बिलियन। इसमें अगर हम इसको हमें टोटल में देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नॉन करंट करंट मैच्योरिटी, तो दूसरी साइड पे करंट मैच्योरिटी आपको नजर आ रही है कि वो बढ़ गई है 811 मिलियन से 1.1 बिलियन। और जो नेट पे रिडक्शन हुई है रीपेमेंट लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ 630 मिलियन इन जून 21, और बाकी जो लीगल लोन हुआ था वो नेट हो गया कैश भी आपको नजर आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको लास्ट ईयर नजर आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन से मुराद है यहाँ पे GITC का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि GITC जो है वो पे करने हैं 48 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो वी हैव अगेंस्ट द ऑर्डर। तो लेकिन एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ ICE तो हमने क्योंकि हमने स्टे है हम पे अभी नहीं कर रहे, तो हमने जून 30 2021 के ऊपर GITC को प्रेजेंट वैल्यू पे उसका नॉन करंट पोर्शन जो 36 इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पर नजर आएंगी और बाकी जो 12 इंस्टॉलमेंट है वो 12 पेपर्स के अंदर वो मर जाएंगे। बाकी डेफर्टेशन जो है उसके अंदर इंक्रीज है बिकॉज ऑफ दी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम CWIP टू फिक्स्ड एसेट, और जो सरप्लस हमने बुक किया उस पर डेफर्टेशन लायबिलिटी की है। बाकी इसमें जो मेजर वेरिएंस है मुराबा ट्रेड एंड पेबल्स आपको इंक्रीज नजर आ रहा है 3.7 बिलियन से 5 बिलियन। अच्छा ट्रेड एंड पेबल्स के मुराबा क्लासिफाई होता है
एज पर द कंपनीज एक्ट 2017 और जो पुराना कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, फोर्थ शेड्यूल जो कि लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, मुराकाबा टू बी क्लासिफाइड एज ट्रेड एंड पेपर्स, तो वो है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग ही है जो कि लेकिन एज पर द कंपनीज की रिक्वायरमेंट फोर्थ शेड्यूल की वो हमने ट्रेड एंड पेपर्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट भी आपको ड्रॉप नजर आएगा 577 मिलियन से 267 मिलियन बिकॉज ऑफ द रिड्यूस इन काइबोर। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस ओवरऑल अगर आप देखें तो खाली कन्वेंशनल की देखें तो 11.9 बिलियन से रिड्यूस होकर 9.4 बिलियन आई है, लेकिन ऑन दी अदर साइड मुराबा और बढ़ रहा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग अप्रॉक्स 700 to 800 मिलियन से ड्रॉप हुई होगी बिकॉज ऑफ दी good collection from receivables and maintaining of optimum inventory. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हम देख लें तो हमारे रिजर्व्स, आपको जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज नजर आएंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट रिपोर्टेड इन करंट ईयर। और दूसरी साइड पे हमारा जो सरप्लस और रिवैल्यूएशन जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हमने, वो 2.2 बिलियन से बढ़कर 3.7 बिलियन हो गया। दिस इज नेट ऑफ आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो पर देख लें तो कैश फ्लो को अगर मैं क्विकली इसको सम अप करूं तो लास्ट ईयर लॉस था, ये रिस्टेटेड है। इस साल जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया अगर हम देखें तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वी हैव जनरेटेड 3.5 बिलियन व्हेन कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर 1.4 बिलियन। उसके अंदर से अगर मैं मूवमेंट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल दूं तो करंट एसेट्स मेरे पॉजिटिव रहे बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन इन्वेंटरीज, वहां से जो हमारा कैश फ्री हुआ है। और टोटल पे देखूं बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ग्रेच्युटी तो 4.8 बिलियन वी हैव जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग FY21। अगर इसको हम देखें तो 4.8 बिलियन के बाद अगर हम इसमें से इनकम टैक्स जो कि ड्यूरिंग हमने पे किया है, फाइनेंस कॉस्ट पेड कर दिया, तो नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन है 2.4 बिलियन। उसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस कर दूं तो 1.14 बिलियन की थी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम देखें 1.6 बिलियन से मेरी शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी कम हुई है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस नेट पे ये कम हो रहा है, मतलब 630 मिलियन की पेमेंट और बाकी जो लोन हमने लिया सैलरी का। तो ओवरऑल जो कैश है हमारा डिक्रीज है वो 701 मिलियन डिक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल रेशियोज अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रेशियोज में जीपी हमने डिस्कस कर लिया, वो इम्प्रूव हुए फ्रॉम 6.8% टू 11.58%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो वो भी काफी रिवर्स ही है, 9.8% हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बना है। इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट रेशियोज दें तो लॉस पर शेयर से अर्निंग पर शेयर है। और इंटरेस्ट कवर हमारा इंप्रूव है फ्रॉम 0.16 टू 1.86 टाइम्स। टर्नओवर रेशियोज देखें फिक्स एसेट के तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सेल्स हमारे टोटल एसेट टर्नओवर और फिक्स टर्नओवर जो है वो काफी खासे इंप्रूव हो गए हैं फ्रॉम लास्ट ईयर। और वर्किंग कैपिटल रेशियोज देखें तो करंट रेशियो हमारा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 0.96 टू 0.97। अब ये रेशियो इसमें काफी लोगों का ये रहेगा कि रेशियो बेसिकली हमारा जो ज्यादा खराब हुआ था FY19 और 20 की वजह से, जो कि हम एंड में भी एक्सप्लेन करते हैं, जो ट्विन डेफिसिट आया था और कोविड-19 की वजह से जो डिजास्टर क्रिएट हुआ था। अब ये रेशियो जो है ये आपका मतलब ग्रेजुअली ही इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ रिजर्व्स। जैसे इंटरनल कैश जनरेशन आते है कि FY21 में ही FY22 भी अगर ऐसे ही गुजरा तो उम्मीद है कि हमारा FY22 में हम क्लोजिंग एट अबव 1। डेटा टर्नओवर हमारा रिड्यूस है फॉर 57 डेज टू 50 डेज। वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हुए फ्रॉम 36 रुपीस पर शेयर टू 46 रुपीस पर शेयर। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 0.57 टू 4.43 टाइम्स। ऑफ ओवरऑल लेवरेज देखें फाइनेंशियल लेवरेज इट इज इंप्रूव फ्रॉम 1.83 टाइम्स टू 1.34 टाइम्स। ये सेल्स के एनालिसिस है। तो सेल्स के एनालिसिस यहाँ पर मैंने ये बराबर में नेगेटिव रीजनिंग भी लिखी हुई है, तो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और फोर्थ वर्सेस थर्ड क्वार्टर की भी है, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में प्राइसेस जो है व्हेन कंपेयर्ड विद सेकंड क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रही थी, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थी। थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के बाद से आपको इंक्रीज नजर आ रहा होगा सेल प्राइस के अंदर। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन स्क्रैप प्राइसेस, जो कि आपको अगली स्लाइड में नजर आएगा। क्वांटिटी वाइज देखें तो अगर हम क्रॉसपोर्टिंग क्वार्टर से कंपेयर करें, हर क्वार्टर में हमारे क्रॉसपोर्टिंग क्वार्टर से हमारे वॉल्यूम ज्यादा मूव हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कोविड था, देयर वाज अ लॉकडाउन फॉर अप्रॉक्स आई थिंक मोर देन 45 डेज। तो कंपैरिजन आपको ज्यादा नजर आ रहा है जो ग्राफ के अंदर। ईयर पे अगर हम वेरिएंस रेवेन्यू ओवरऑल ग्रू बाय 48%, जिसमें से 33% इज द वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ और प्राइसेस जो हैं वो 11% से इंक्रीज हुई हैं बिकॉज द अपटिक इन डिमांड। जो ओवरऑल इंक्रीज है वो हमने सारे इंसेंटिव डिस्कस कर लिए हैं बिकॉज द इंसेंटिव टेकन बाय गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टेट बैंक। रिटेल सेक्टर में हमारी खासी इंप्रूवमेंट है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर भी आएगा। मतलब
जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमें पेनिट्रेट भी करना है नॉर्थ में और रिटेल को हमने बढ़ाना भी है। तो 32% हमारा रिटेल सेक्टर बढ़ा है और उसका शेयर ऑफ पाई वो भी बढ़ गया फ्रॉम 59% 64%। और हमने नेटवर्क भी काफ़ी इंक्रीज की है पंजाब के अंदर डीलर्स नेटवर्क फ्रॉम 113 टू 157। मतलब ये 113 टू 157 ये ओवरऑल डीलर्स हमारे पैन पाकिस्तान नंबर। फोर्थ वर्सेस थर्ड क्वार्टर देखें तो हमारा जो रेवेन्यू ग्रू है बाय 27%, जिसमें से वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है 17% व्हेन कंपेयर्ड टू थर्ड क्वार्टर, और प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं वो 9% से हुई है। और जून के अंदर फोर्थ क्वार्टर के जून के अंदर ये है हिस्ट्री के हमने हाई सेल्स रिबार्स जो हैं वो प्राइम रिबार्स मूव किए हैं 42,911 टन इन दी हिस्ट्री ऑफ अमेरिकी स्टील्स। ये स्क्रैप के एनालिसिस अगर हम स्क्रैप कॉस्ट को देखें तो रुपी टर्म्स में देखें तो वही आपको ट्रेंड नजर आएगा जो कि सेल प्राइस में है। कॉस्ट जो है स्क्रैप की कॉस्ट तो सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू हो गई थी एंड इट कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल फोर्थ क्वार्टर। अगर हम इसको यूएसडी में देखें, यूएसडी हमारा ड्रॉप हुआ था जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में यूएसडी का इट वाज अबाउट 167, ये ड्रॉप हो गया फोर्थ क्वार्टर में आया था यहाँ पर आपका तकरीबन 153 के लेवल पे आया था, बट जून में आके ये दोबारा इंक्रीज हो गया था 157 पे, बट एवरेज ये 155 से नीचे ही रही थी। और यूएसडी टर्म्स में देखें तो हमारे सेकंड क्वार्टर के बाद एकदम से इंक्रीज है जो हमने कंजप्शन की 413 का स्क्रैप और फिर फर्दर इंक्रीज है 460 पे, और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू टू इंक्रीज है इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड ऑनवर्ड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अगर हम एनालिसिस देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी आपको ट्रेंड वही नजर आएगा। इसमें सिर्फ एक डिफरेंट नजर आएगा कि आपको लास्ट ईयर की लाइन भी वो ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये बेसिकली कोविड का लॉकडाउन था जिसमें फैक्ट्रीज बंद थी तो फिक्स कॉस्ट भी वो अनएब्जॉर्ब ही रही थी। लेकिन हम करंट ईयर पे देखें तो वो भी आपको इंक्लाइनिंग बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी नजर आएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्क्रैप कॉस्ट। तो कॉस्ट को अगर हम नेगेटिवली रीजनिंग कर लें इसकी तो ईयर ऑन ईयर पे तो 5% पर टन बेसिस मेरी कॉस्ट बढ़ी है। इसमें जो पॉजिटिव जो नेगेटिव वेरिएंसेस हैं वो आपकी स्क्रैप प्राइस है जो कि $305 से बढ़ के 370 हो गई थी। एफसी का प्रोविजन हो गया 95 मिलियन का, फिर टैरिफ हाइक हो गया 2.89 से टैरिफ हाइक हुआ था 1.95 से हुआ था। वेराइटी ऑफ पॉजिटिव्स भी है इसमें, चेंज ऑफ कस्टम वैल्यूएशन है फ्रॉम 360 टू 301। तो आपकी इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है फ्रॉम 45% टू 59% है। जब कैपेसिटीज बढ़ती हैं तो बहुत सारी इसके जो रिलेटेड एफिशिएंसीज होती हैं, मतलब गैस कंजप्शन, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे यूनिट कंजप्शन होती है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। जैसे कि हमारे फेडरलाइज की यूनिट कंजप्शन है वो भी खासी नीचे रही है। और बाकी धाबी जी रोलिंग जैसे फल साहब ने एक्सप्लेन किया कि हमारी जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम धाबी जी रोलिंग मिल करें। धाबी जी रोलिंग मिल जो है वो इंटरनेट कनेक्टेड है विद स्टील मेल्ट शॉप। स्टील मेल्ट शॉप से जो ब्लेड निकलता है वो डायरेक्टली धाबी जी रोलिंग में जाता है। तो लास्ट ईयर हमने 64% हॉट चार्जिंग की थी, इस साल हमने 98% हॉट चार्जिंग की है जिसके साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी रिड्यूस हुई है। तो दीज वर द पॉजिटिव्स जिसने थोड़ा सा ऑफसेट कर दी है जो इंक्रीज इम्पैक्ट था स्क्रैप प्राइसेस का। और आरएलएनजी की प्राइसेस देखें तो वो भी लास्ट ईयर से काफी रिड्यूस है फ्रॉम 1800 MMBTU टू 1200 MMBTU। फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें सबसे एक्सपेंसिव स्क्रैप कंज्यूम हुए हैं तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं इसको। और 43 मिलियन का नेट पे जो फीफो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि फोर्थ क्वार्टर में हमने चार्ज किया। ये बेसिकली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली सेगमेंट वाइज सेल्स है हमारी। तो इसमें अगर हम रिटेल नेटवर्क देखें तो हमारे रिटेल नेटवर्क में अगर आप शेयर ऑफ पाई देखेंगे तो 58.8% बढ़ के वो 63.68% हो गया। और कॉर्पोरेट जो है वो 5% से रिड्यूस 22% हो गया। और लाइक फेस गवर्नमेंट एंड पीएफसी मतलब इन टर्म्स ऑफ टनेजेस तो वो इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि 272 से वॉल्यूम बढ़ के 360 में वॉल्यूम मूव किए, बट शेयर ऑफ पाई में उनकी परसेंटेज कम हो गई होगी। तो रिटेल का जो पाई बढ़ रहा है वो अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड एज वेल एज साउथ। जो और हमारी जो स्ट्रेटजी है कि हम रिटेल को 65-70% लेके जाएं और बाकी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट को अपने जो 30% है उसी मिक्स में रखें। अगर हम प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स देख लें तो साउथ का जो हमारा जो शेयर है वो आपको पाई का शेयर नजर है वो 63% रिड्यूस हो गया 57% हुआ है। ऑन दी अदर साइड जो पंजाब का हमारा जो शेयर है वो 27% से बढ़ के 32% अप्रॉक्स हो गया है, अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द नॉर्थ। अगर स्टील का अगर हम सीमेंट का डेटा भी देखते हैं तो सीमेंट का डेटा भी यही बोलते हैं कि जो 48 मिलियन टन उन्होंने लोकल डिस्पैचेस किए उसमें से 85% नॉर्थ के अंदर ही है। और नॉर्थ के अंदर हम देखें जो प्राइसेस का भी आप देख रहे हैं जो गैप होता था 7 से 8 हज़ार रुपये पर टन का वो अब नहर हो के 2 से 3 हज़ार पर टन हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स मेनी प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन एट इन द नॉर्थ एंड द डैम्स एज वेल।
ये एक स्लाइड है, इसमें आप देखते हैं कि मंथली हमारे सेल्स वॉल्यूम जो हमने मूव किए हैं, इसमें जो दो जगह आपको स्टार नजर आ रहे हैं, बेसिकली हमने अपना ओन रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय मूविंग 36,438 टन्स ऑफ प्राइमरी बार्स। देन अगेन हमने जून में आके हाईएस्ट क्वांटिटी सेल की इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका 42,911 टन्स। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को देखें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज से मैं एक्सप्लेन करें, वर्टिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको रिड्यूस ही नजर आएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज के 2.5% से वो रिड्यूस होकर 2.41% हो गई है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का आपको यहाँ पर इंक्रीज नजर आएगी जब कंपेयर कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर द आपकी सॉलिड जो हमारा पूरा कैंपिंग चली थी सेकंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हमारे 1.9% ऑफ द सेल्स से रिड्यूस हो गए 1.41% हो गए हैं। अकॉर्डिंगली जितने भी सैलरीज वगैरह हैं वो रिड्यूस हो गई हैं बिकॉज मेजरली एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स कॉस्ट के नीचे होती है उसकी, तो वो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज उनकी परसेंटेज भी रिड्यूस हुई है। प्रोडक्शन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम देखें तो हमारी स्टील मेल्ट एसएमएस जो ब्लू कलर में, धाबी जीरो में ग्रीन कलर में और जो साइड वाले में वो येलो कलर में। तो मेल्ट शॉप की प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है फ्रॉम FY20 by 24%। धाबी जी रोलिंग मिल की प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है 44% और साइड रोलिंग मिल की हमारी प्रोडक्शन खाली इंक्रीज है 4% है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो पर्पस है, जो स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हम धाबी जी में मैक्सिमाइज करें प्रोडक्शन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में अगर आप देखें ब्रेक करके प्लांट वाइज तो मेल्ट शॉप की मेरी जो कैपेसिटी है, अगर हम नेम प्लेट कैपेसिटी लेके चलें तो 49% कैपेसिटी से 61% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है मेल्ट शॉप की। धाबी जी रोलिंग मिल 42% से इंप्रूव हो गई 61% हो गई है और साइड रोलिंग मिल स्लाइटली इंप्रूव हुई है फ्रॉम 53 to 55। अगर आप दोनों रोलिंग मिल्स को कंबाइन कर लें साइड और धाबी जी को तो 45% लास्ट ईयर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इस साल ये है 59% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये एक्सचेंज रेट का मैं यहाँ पे ग्राफ लगा दिया था, तो आप लास्ट ईयर देखेंगे एक्सचेंज रेट जो एकदम से हाई गया था, ये कोविड के जो पीरियड है मार्च से जो लॉकडाउन लग गया था, ये वेंट अप टू 168 167। उसके बाद ये फर्स्ट क्वार्टर में भी ऊपर ही रहा था, फिर ये ड्रॉप होना शुरू हुआ, फिर जून में आके दोबारा इंक्रीज आया है यहाँ पर 157 को टच किया इसने बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन रिजर्व्स और बिकॉज ऑफ द हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। काइबर को देखें तो काइबर की भी डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी है कि लास्ट ईयर काइबर ऊपर आता है, लेकिन ये कोविड के अंदर जो स्टेट बैंक इनिशिएटिव लिया था टू सपोर्ट द इकोनॉमी तो ड्रॉप टू 8% देन टू 7% और बस उस 7% पे उसने मेंटेन रखा थ्रू आउट द ईयर। This is the end of the presentation. Now you may proceed to the question and answer sessions. Thank you, Faizan. Thank you, sir. Thank you, sir. Just put off the presentation, please. Video more down कर रहा हूँ, if you can move the video. Faizan आवाज काफी वो है, वॉइस कट आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि आप काइंडली प्रेजेंटेशन ऑफ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। Thank you. Can you hear me properly? आपको मेरी आवाज सही तरह से आ रही है? बिल्कुल फैजान, आप कंटिन्यू करें फैजान। Move on to the Q&A session. We have some questions that we gathered from some of our fund managers before the meeting. ताहा वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बाकी जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आने शुरू होंगे वो भी मैं आपसे वन बाय वन पूछ सकता हूँ। थैंक यू। आप प्लीज। सर मेरी सवाल ये था कि फर्दर के लीवर प्राइसेस में इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर देखें तो स्क्रैप की प्राइस पर गिरना शुरू हुई है। LME से $520 की हाई इन जुलाई को 460 पे आ गई है। फिर ये पूछना है दूसरा स्क्रैप का जो ये आपका रिफ्लेक्शन होती है प्राइसेस, ये किस हिसाब से होती है? बिकॉज इन द सेंस यू डोंट मेंटेन द सेम काइंड ऑफ मार्जिन्स, वो इन द सेंस मार्केट के हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। Prices will be increasing definitely. हमने इसको अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी कवर किया है। Given the margins, there is no further room for industry to absorb the ever rising costs of doing business. 37% increase हुआ है बिजली की कॉस्ट में within the year, last financial year में। तो हमारी जो मुलाकातें होती रही हैं, अभी हम last month we met with Mr. Razak Dawood and with Mr. Shaukat Tareen as well, and Secretary Industries and LBR.
तो हमसे ये पूछा गया था कि एफबीआर ने तो नहीं, लेकिन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने हमसे ये पूछा था कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं और क्या आपको लगता है व्यू क्या है। तो आई वाज द वन एक्सप्लेनिंग देम कि प्राइसेस बढ़ने की रीजनिंग क्या है। जाहिर है प्योर 3 चीजें हैं जो प्राइस को बढ़ाती हैं। एक आपका स्क्रैप है जो कि इंटरनेशनल प्राइस है, राइट, नोबडी हैज कंट्रोल ओवर इट। जापान ने पिछले हफ्ते एक दिन में $184 रीबार की प्राइस इंक्रीज की है, ओनली रीबार। चाइना ने एक्सपोर्ट रिबेट खत्म कर दिया, बल्कि अब टैक्स लगा रहा है वो रीबार के ऊपर। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, I recall correctly the last meeting or somewhere else, I don't know, keep on doing these briefings. So जो यूएसए ने अपना पैकेज दिया है, $1 trillion का पैकेज दिया है, वो भी कंस्ट्रक्शन का पैकेज है। तो सप्लाई डिमांड में गैप आया हुआ है। 2 चीजें हो गई, सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, और दूसरा कलेक्शन में डिसरप्शन है, स्क्रैप की कलेक्शन में शॉर्टेज है। तीसरा अभी जर्मनी में और इंडिया में भी और चाइना में भी जबरदस्त कंजक्शन है पोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है आपकी कंटेनर्स की भी। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं मिलके इन सब ने स्क्रैप की प्राइस को, इसमें फ्रेट शामिल है, वी ऑलवेज टेक सीएफआर, कॉस्ट एंड फ्रेट, तो वो उसको बढ़ा दिया है बहुत, और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। 10 days ago only बांग्लादेश बॉट, जैसे कि तहा ने बताया था कि $590 का किया था। वॉलेटिलिटी रहेगी, बट मुझे लगता है कि ये 500 से नीचे जाने वाला स्क्रैप फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, गिवन द ट्रेंड ऑफ कोविड, गिवन द हाउ मार्केट्स आर ओपनिंग एंड हाउ इंटरनेशनल प्लेयर्स आर फेयरिंग। सो आई थिंक ये रहेगा। दूसरी चीज जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाती है वो आपके रुपए की डिवैल्यूएशन। इंपोर्ट करेंगे, रुपया डिवैल्यू होगा, हर रुपया डिवैल्यूएशन अराउंड $510-520 का स्क्रैप होगा। उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको $750 पर टन प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। एक मैं बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ, कैन बी 700, इट कैन बी 800। तो एक तो ये हो गया। बिजली के यूनिट्स जैसे जैसे आप महंगे करते चले जाएंगे, डिमांड आ रही है कि $5 बढ़ाइए FY22 के अंदर बिजली को, तो वो भी आपकी प्राइस को इंक्रीज करता चला जाएगा। एंड दीज आर ऑल पास थ्रूज which has to be given forward, given our margins which are like only less than 12%. ये दो चीजें तो रहेंगी। डिमांड साइड पे मैं बताऊं आपको कि डिमांड बहुत अच्छी लग रही है अभी भी और रहेगी। उसकी वजह ये है कि अगर जो लास्ट कॉन्फ्रेंस की थी AKD में, जहां प्रॉब्ली वो FF को शोकेस कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने कैन यू हियर मी? जी। ओके, सो उसमें भी जो मैंने बताया था कि सॉरी आई लॉस्ट वेयर वाज आई, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? डिमांड की बात कर रहा था मैं। तो अच्छी लग रही है, और इस साल की डिमांड की मैं बता दूं कि हमने जो जून में माल बेचा है, तो एक लिमिटेशन होती है कि आप जून को प्लान करते हैं 3 महीना पहले। 3 महीने पहले अगर आपने, जिस तरह तहा ने एक्सप्लेन किया कि वी वर ट्राइंग टू बी ऑन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। If you ask me as a company, as a chief operating officer, not as a CFO, I would like to see myself sitting on inventory of rebars of 30 days, जो कि हम नहीं है, sitting on inventory of billets of at least 10 days, जो कि हम नहीं है, and sitting on scrap of 45 days, जो कि हम नहीं है। तो अगर ये लग्जरी नहीं होगी तो क्या होगा? जब मैं जून में आया, मेरा जून का टारगेट था 37,000 टन सेल करने का। We end up selling like 43,000 something figure, 42,900 plus subprime में लाते तो 43,300 की फिगर बन जाती है। Remember, subprime is also a bar, it just doesn't meet your quality, तो वो कहीं और चला जाता है, छोटी सी कहीं उसकी सेल हो जाती है। So अब क्या हो गया? जुलाई में जैसे ही आपने एंटर हुए, आपके पास माल ही नहीं है, ना आपके पास रीबार्स हैं, ना आपके पास स्क्रैप उस तरह से अवेलेबल है। आप 3 महीने आगे का स्क्रैप तो ठीक कर सकते हैं, जो आज जो मैं एक्स्ट्रा बेच दिया, जैसे जून में बैठ के या मई में बैठ के तहा ने जो प्लानिंग की होगी वो जून, जुलाई, अगस्त एंड टच सितंबर भी की होगी। अगस्त को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जुलाई ठीक नहीं हो पाएगा अनलेस यू आर सिटिंग ऑन इन्वेंट्री जो कि उसको सपोर्ट कर सके। सो ये हमारे साथ हुआ है जुलाई में, और जो डिमांड है उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। वी आर नॉट एबल टू सप्लाई, वी स्टॉप्ड आवर ऑर्डर बुकिंग ट्वाइस इन दिस मंथ, जुलाई में भी और अगस्त में भी, और अभी
अभी भी थोड़ा गो स्लो ही रखेंगे, बिकॉज यस्टरडे ओनली वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि हाउ टू बिल्ड इन्वेंट्री। तो हम कोशिश करेंगे अपना इन्वेंट्री बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी स्ट्रगलिंग विद इन्वेंट्री, वी आर सेटिंग एट वेरी वेरी लो इन्वेंट्री लेवल्स, एंड दैट्स द प्रीटी मच सिचुएशन ओवरऑल द कंट्री, बिकॉज लोगों ने स्क्रैप इंपोर्ट इस तरह से नहीं की खुल के कि चलो यार मंगवा लो, इट वाज सो एक्सपेंसिव, एवरीबॉडी इज अफ्रेड कि 560 का मंगवा ले, 540 का मंगवा ले तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इट वेंट डाउन टू 520 बाय द वे, एंड डे फॉर यस्टरडे ओनली 520। सो अब क्या हो गया कि पिछले साल का जो स्क्रैप मिक्स था वो 80-20 का मिक्स था बाय एंड लार्ज। श्रेडेड वाज 80%, 20% वाज बंडल, लाइफ वाज वेरी सिंपल। इस साल में क्या हो गया कि एचएमएस की प्राइस नीचे आ गई, तो हमारा एक डेल्टा होता है कि श्रेडेड वर्सेस एचएमएस का हम कैलकुलेशन करते हैं कि यार एचएमएस का मतलब क्या होगा कि बिजली ज्यादा जाएगी, ये होगा वो होगा, उन सब चीजों को कंबाइन करते हैं तो एक डिफरेंशियल निकाल लेते हैं जहां पे वी आर आइदर इंडिफरेंट और एचएमएस बिकम्स अट्रैक्टिव इवन दो यू आर पेइंग 3% एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन एचएमएस। तो वो भी अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहा था कि क्या नेक्स्ट होगा इस साल का जो हमने प्लान किया हुआ है अब तक एचएमएस का फॉर 3 months फर्स्ट क्वार्टर के लिए। फॉर FY22 यू आर टॉकिंग अबाउट 22 या 22। तकरीबन आपका 20 से 22% हमारा HMS होगा, 70% बंडल होगा, तो रेस्ट विल बी श्रेडेड। राइट, तो ये फर्स्ट क्वार्टर का मिक्स तहा ने बता दिया, और हमने कैलकुलेशन की हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि वी मे गो बैक टू 80% shredded in the second quarter and third and fourth quarter, unless HMS इतना सस्ता हो जाए, unless सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी बात है। एंड क्वालिटी स्क्रैप बाई करना भी एक इशू बना हुआ है, लोकल जनरेशन वैसे होती नहीं है, तो ये सारी सिचुएशन है। तो प्राइसेस आपका जवाब है जैसे टेक्स्ट में डाल दूं कि प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। फ्यूचर्स जो है बाहर में जो फ्यूचर है वो सब इंक्रीज हुए हैं। सितंबर की जो रीबार की प्राइसेस जापान में, कोरिया में, वियतनाम में हर जगह बढ़ी हुई है, और पास थ्रू होगा, देयर इज नो वे कि हम इसको रोक सके। डिमांड कंटिन्यू क्यों करेगी, क्योंकि ये जो वो चीजें जो आपने दफा स्टार्ट कर दी कंस्ट्रक्शन, तो यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट इन द मिडिल, यू हैव टू कंप्लीट इट एंड रश टू कंप्लीट इट। सो डिमांड विल रिमेन देयर, एंड द FY23 में भी डिमांड क्यों रहेगी, इलेक्शन ईयर है तो वो रहेगी, और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट FY24 तक जाएगा। हाँ, जो बूम बस्ट इकोनॉमी है हमारी, तो हो सकता है FY25 में फिर आप देखेंगे यार प्रेशर बहुत बढ़ गया, और जो स्पेंडिंग स्प्री चल रही है बिकॉज ऑफ द टर्फ, इन सब की पेमेंट आ रही है, रोशन डिजिटल से आप अपने रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, उसकी भी पेमेंट्स आना शुरू हो गई, इन सब का जो इम्प्लीकेशन है वो प्रॉब्ली FY25 में आना शुरू हो। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये 2 साल मुझे अच्छे लगे। थैंक यू सर। ठीक है, सो Sarosh Ahmed has a lot of questions, about 6 questions. So first question is, what is the expected FCA applicable in September 2021? मैं इसको बता दूं कि हमने क्या किया था। 2 साल पहले जब ये FCA और ISPA की जब कहानी आई थी, तो जो CFO हैं कि इलेक्ट्रिक के हमारे पास आए थे, 10 कर्मी आए थे, तो हमने उनसे ये कंप्लेन की थी कि यार आप जो इस तरह से जो FCA लेके आते हैं, it's a complex thing, the whole K thing is very complex। आप FCA लेके आते हैं, आप एक टैरिफ एडजस्टमेंट करवाते हैं, आप ISPA लेके आते हैं, आपका पीक आवर्स है, आपका ऑफ पीक आवर है, फिर आप कहते हैं कि ऑफ पीक फिर कोई और स्कीम आ जाती है। तो why don't you put it on your website so that people like us can go and see and make a judgment। तो हमने इंतहा की जो टीम है पूरी, इन्होंने ये रखा हुआ है कि हम रेगुलरली हर महीने इसकी साइट पे जाते हैं, बल्कि हमारे जो साहब पावर के उनके जिम्मे लगा दिया है कि वो भी इस पे करेंगे, और कहा कि टीम भी उसको देखती है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसको FCA के एक असेसमेंट कर देते हैं कि इतना प्रोविजन कर रहे हैं, तो हम ओवर प्रोविजन भी करते हैं। कहा तुम उससे बताओगे फर्स्ट हाफ पे तुमने कितना प्रोविजन किया था, वाज वी ओवर प्रोवाइडेड? फर्स्ट हाफ के अंदर देखिए, फर्स्ट हाफ में तो हमने नहीं किया था हमने, क्योंकि जो सेकंड हाफ में आगे मार्च 21 में के इलेक्टर ने प्रपोज किया था, तो मार्च 21 में उसने रीअसेस किया था फ्रॉम जुलाई 19 टिल जनवरी 21। तो जुलाई 19 से जनवरी 21 का उसने प्रपोज किया, कुछ किया था 138 मिलियन, जिसमें से कोई नेफ्रा ने अप्रूव किया था। बहुत सारे उसने नेगेटिव किए थे, नेफ्रा ने कहा था नहीं ये पॉजिटिव है, जो उनकी जो भी मिक्स ऑफ एनर्जी मिक्स होता है कि HFO, सोलर, जो भी। तो उसके बाद उसके फिर जनवरी 21 ऑनवर्ड्स फिर जो ये एक साथ आया था, उसके बाद फिर फरवरी मार्च ये हर महीने उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। तो हम उसी बेसिस पे करते हैं कि अगर मैंने वही कहा था कि पूरे साल अगर मैं देख लूँ तो 138 मिलियन के ने हमारे केस में जैसे प्रपोज किया, जो अप्रूव हुआ दैट वाज 95 मिलियन, जिसमें 73 मिलियन थर्ड क्वार्टर में चार्ज किए और 21 मिलियन हमने फोर्थ क्वार्टर में चार्ज किए।
तुमने जो चार्ज किया था वो तुमने मई तक का किया हुआ है कि जून भी कर जी, दिया अब तक मई 21 का हमने प्रोविजन प्रोवाइड किया हुआ है, जून 21 तक किया हुआ है? जो कि अब नेक्स्ट इस साल में आएगा। तो somebody was asking कि सितंबर का क्या होगा बॉस, वो जून का अभी हमने प्रोवाइड करना है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एसटी अभी आना बाकी है, वो आ जाएगा तो हम शेयर कर लेंगे, फिलहाल तो हमें पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। So second question, I मुझे लगता है इनके काफी सारे क्वेश्चन हैं, but let's just make the answers a little more quicker क्योंकि लोगों के काफी सारे क्वेश्चन आ गए। So your nameplate capacity of melting shop is 600,000 metric tons per annum. What is the maximum and average possible utilization level of your melting plant? जी, नेम प्लेस कैपेसिटी तो 6 लाख है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी इसको कहते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी इस अराउंड 500,000 टन। तो अगर आप उसको उसके हिसाब से लगाएंगे तो हमने कितना प्रोड्यूस किया था, इसमें चेक कर लोगे एज अ परसेंटेज। You're on off, तुम म्यूट करता 75% कर लिया होगा। जी सर, मैं सर हाँ आप उसको कंटिन्यू करें, मैं आपको बता देता हूँ कितना मैंने यूज किया। जी जी, इट शुड बी अराउंड 70% 75% के दरमियान में कहीं आएगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी से यूटिलाइजेशन। देखो आप लगा लें 600 का लगा लें, 80% लगाएं तकरीबन, प्रैक्टिकल आप 500 करें, बोल 500 तो 500 कर लें, तो अगर आप हमने प्रोड्यूस की है तकरीबन 366 डिवाइड बाय 500, तो हमारी अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटी से कंपेयर करूं तो हमारी जो बिलेट की यूटिलाइजेशन है दैट इज 73%, वेयर अगर नेम प्लेट से करूं तो 61%। ठीक है, तो यार मैं सबको बताऊं कि बेसिकली वी शुड ऑलवेज एज एन अकाउंटेंट एंड एज अ नंबर प्लेयर्स वी शुड ऑलवेज लुक एट प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नेम प्लेट कैपेसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन दैट, सो दैट वन हैज टू टेक इनटू प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब ये है कि एब्सोल्युटली आइडियल सिचुएशन, नो ब्रेकडाउन, long sequence, no disruption on supply of scrap, बिजली की availability, everything going perfect, beautiful, no lockdown, nothing, ऐसा होगा नहीं। So हमारा ख्याल ये है कि वो 17 to 18% जो है वो डेफिनेट आपका डाउन होता है, डाउन टाइम आता है, और मैक्सिमम 20 से ऊपर है तो आप इनएफिशिएंट होते चले जा रहे हैं बिकॉज आपकी इनएफिशिएंसी आ रही है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी वुड बी समवेयर अराउंड 5 लाख टन की होगी, और उसी को हमेशा में सामने रखना चाहिए। FY 22 में किसी ने सवाल किया कि टारगेट क्या है हमारा सेल का। सॉरी, हाँ फैजान आप कंटिन्यू करें। इसी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस आर, इफ यू इंक्रीज योर कैपेसिटी बाय 200,000 metric tons per annum, what would be the CapEx required? So basically what is asking is कि per ton CapEx requirement कितनी है अगर आप करने जाएं तो। हाँ, the world is changing very fast, और जो जिस तरह हर रोज प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगर मैं आज अपनी कैपेसिटी इनहेंस करने की कोशिश करूं तो जाहिर है कि आप ऐसा नहीं करते कि यार मेरे पास अगर 6 लाख टन की कैपेसिटी है रोलिंग मिल की, तो मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा, मैं 600,000 की लेट से कैपेसिटी है, मैं डिवाइड करूंगा 0.95 से, तो आई शुड बी हैविंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 631,000 टन ऑफ बिलेट। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सेफ प्ले करूं, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, तो मैं इसको 0.9 से और डिवाइड कर दूंगा तो 7 लाख टन की होनी चाहिए। 7 लाख की प्रैक्टिकल कैपेसिटी को फिर आप डिवाइड कर दें 0.8 से, तो यू मींस के 877,000 टन या समवेयर देयर आपकी नेम प्लेट कैपेसिटी का प्लांट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर हम बढ़ाने जाएं, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे जहां पे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ रोलिंग मिल करने जाएं, तो एंड गिवन द प्राइसेस आर गोइंग सो हाई एवरी डे इंटरनेशनल मार्केट में भी, आई थिंक वी आर लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 बिलियन। ठीक है यार, ठीक है। जी एक क्वेश्चन है कि प्राइस डिफरेंस प्राइम बार और सब प्राइम बार में कितने है, और मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी क्लब कर रहा हूँ कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी लेवल्स है, कितनी प्राइस इंक्रीज आपको रिक्वायर्ड है टू पास ऑन द फुल इम्पैक्ट टू कस्टमर्स। प्राइम बार से प्राइम बार में जो डिफरेंशियल है वो जनरली हम जो ऑन एवरेज जब हम अपनी फोरकास्टिंग करते हैं तो वी टेक इट एज 67% नॉर्मल हमने बनाया हुआ है। इट हैज मिक्स ऑफ थिंग्स, इसमें गोला, जलेबी, ये सारे उसके नाम हैं,
एंड एंकर्स, हम डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में अच्छी प्राइस मिल रही है कि मेल्ट कर लें। स्क्रैप की प्राइस हर वक्त बेंचमार्क है मेरे सामने, मुझे स्क्रैप घर में कितने का पड़ रहा है मैं इसका फैसला करता हूँ। तो उसके बाद मैं मार्केट से रेट लेता हूँ, अगर मार्केट में अच्छे पैसे मिल रहे हैं मैं बेच देता हूँ, अच्छे पैसे नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, मैं मेल्ट कर लूंगा। मेल्ट करने से मेरा जो स्क्रैप होगा उसकी 99% यील्ड होगी, बिकॉज इट हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड बिलेट बनाने में कोई चीज ऊपर नीचे हो गई होगी, तो जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन उसको हो चुका होता है। तो जब उसको रीमेल्ट करते हो उसकी प्राइसिंग जब हम देखते हैं तो सिर्फ स्क्रैप की प्राइस, लॉस ऑफ यील्ड भी लेते हैं, मार्केट से स्क्रैप लेना, उसको साफ करना, उसको कटिंग करना, सब करके हम फैसला करते हैं। तो जनरली इट इज लाइक 67% ऑफ प्राइम बार्स। और कितना सब प्राइम जनरेट होगा ये भी एक वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ही खराब काम कर रहे हैं तो आप 10% सब प्राइम जनरेट करना शुरू कर रहे हैं, बट जनरली हमारे केस में वी थिंक वी शुड नॉट बी प्रोड्यूसिंग मोर देन maximum 4%. We try to remain within 2.5%. ठीक है. What is the difference between delta? What is the delta between graded and ungraded data? ये मेरे ख्याल में काफी frequent question है जो मेरे ख्याल में हर एनालिस्ट ब्रीफिंग में पूछते हैं. ये जी हाँ, तो वो ये गैप बहुत कम हो गया है आजकल, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर दोनों चीजें हो के मतलब आपके पास सप्लाई साइड बहुत अच्छी हो तो डेल्टा जो है वो बढ़ जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है 3 years ago 25,000 रुपीज का डिफरेंशियल था मतलब अनग्रेडेड एंड ग्रेडेड के अंदर, एंड वी वर सेलिंग आवर कैपेसिटीज एट दैट टाइम 3 years ago, 18 या 17 की बात कर रहा हूँ मैं। आज ये गैप कम होके 6,000 रुपये आ गया होगा, 6,500 पे आ गया होगा। सो ये 25 से चला गया। तो जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो ये गैप फिर बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स, इसको हमने तश्कील दिया, हमारी सुनवाई होती है, हम बात कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हर गुजरते साल के साथ साथ जितने भी ये नॉन ग्रेडेड प्लेयर्स हैं ये आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अपनी मिलें बंद की हुई हैं, स्क्रैप नहीं खरीद सकते, they cannot afford the working capital required, and bigger players are going to take that place, मतलब the pie। तो वो भी इंशाल्लाह आपको नजर आएगा every passing year, ये अगले 10 साल तक चलता रहेगा मेरे ख्याल में। अब अभी तक देखें आगरा नहीं आया है, आगरा ने भी